Okay, hello everyone. I'm CS Soumya Kataria and I'm here to tell you how can you score 65 plus marks in drafting. Okay, उसके लिए in total 8 टिप्स हैं. ये 8 टिप्स अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि आप लोगों का ये ड्राफ्टिंग जो है वो एटलीस्ट इफ़ नॉट 65 प्लस तो एटलीस्ट 60 प्लस तो एग्जाम्शन तो आ ही सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टिप नंबर 1. सबसे पहला टिप है बाइफिकेशन. सबसे पहले गाइज आपको बाइफिकेशन करना ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है. ओके, आपको मुझे हमेशा से मेरी टीचर ने यही बताया था कि सौम्या कभी भी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, हार्ड स्टडी नहीं करनी चाहिए. ओके, सो ये जो स्मार्ट स्टडी है यही बेसिकली स्मार्ट स्टडी का ही पार्ट है. क्या? बाइफिकेशन. तो बाइफिकेशन में आपको करना क्या है, जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसका मैं नाम अभी बताने वाली हूँ वो चैप्टर्स को आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है. कुछ चैप्टर्स या उन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनका रिविजन आपको कम करना है. ओके, दैट इज़ अ स्मार्ट स्टडी एम टॉकिंग अबाउट. मैं कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ, कुछ जो चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, कुछ चीज़ें कम रिवाइज करनी है. क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 2. ठीक है, न्यू सिलेबस के लिए चैप्टर नंबर 2, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए चैप्टर नंबर 1. ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, 5, 6. ठीक है, 4, 5, 6. उसके बाद आता है चैप्टर प्लीडिंग्स. प्लीडिंग्स के बाद आता है चैप्टर नंबर थर्ड. दैट इज व्हाट? दैट इज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स. ओके, ये जो सारे चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट है. अब मैं तुम लोगों को टॉपिक्स के नाम बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोग एक पेन पेपर लो और टॉपिक्स लिख लो. ओके, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इसमें डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. दैट इज चैप्टर नंबर 2. गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके साथ मजाक मत करना. ये पहली बात तो ईजी भी है और साथ में इम्पॉर्टेंट भी है. सेकेंडली आपका सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. जब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आप लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़कर आते हो, ये जो चैप्टर है इसमें आपको नोटिस रेजोल्यूशन बनाने के लिए आ सकता है. एडिशनली इस पर केस लॉज भी पूछे जा सकते हैं. ओके, उसके बाद आते हैं ड्राफ्ट्स. ठीक है, तो आपको ड्राफ्ट्स प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आगे आने वाले टिप में बताऊंगी. ओके, उसके बाद आता है प्लीडिंग्स. प्लीडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एक अकेला सिंगल चैप्टर है जो पूरा प्लीडिंग वाला पोर्शन कवर करता है. ओके, तो एफिडेविट कैसे बनता है, प्लेंट और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर एक है अपीयरेंसेस. अपीयरेंसेस में आप पहली बात तो अपीयरेंसेस बहुत सिंपल चैप्टर है. इसमें आपको कपड़े कैसे पहनना है, आपको बात कैसे करनी है, आपको हैंडशेक कैसे करना है, आपको फ़ोन पर बात कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दी हुई है और ये सारे एटिकेट्स आपको सीखने हैं और क्वेश्चन भी हमेशा आता है तो फ़ायदा ही है, राइट. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है. किस चीज़ में? बाइफिकेशन में. सेकेंड जो टिप नंबर 2 है वो है कीवर्ड्स. गाइज इस तरह से मैंने भी पढ़ाई की थी तो मेरा सजेशन है आप लोग भी ऐसी पढ़ाई करो. आप लोगों को जब भी आप पढ़ाई करो, जब भी आप थ्योरी पढ़ो या केस लॉज पढ़ो, आपको हमेशा उसके कीवर्ड्स अंडरलाइन करने आने चाहिए. क्योंकि जब आप बार बार रिवीजन करते हो तो आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते हो ना, इसीलिए आपको एक एक कीवर्ड अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राफ्ट्स लिख रही हूँ या फॉर एग्जांपल मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ तो थ्योरी में कौन से पॉइंट का क्या कीवर्ड है बस मुझे वो अंडरलाइन या इनसर्कल करना है ताकि जब मैं रिविजन करूँ तो मैं बस वो कीवर्ड पढ़ लूँ और मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाए. अब ऐसा भी हो सकता है कि मैम ऐसा कीवर्ड है ही नहीं जो जिससे मुझे रिविजन के टाइम पे याद है, तो आप खुद का कीवर्ड बनाओ, अपने टर्म्स में वो कीवर्ड लिखो जिससे कि जब आप बाद में पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज टिप नंबर 3, दैट इज प्रैक्टिस ड्राफ्ट्स. अब ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछते हो तुम लोग और दिमाग ख़राब कर देते हो. दैट इज़ मैम कैसे ड्राफ्ट कैसे प्रैक्टिस करें, कितनी बार पढ़े. ओके, तो मैं बहुत सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ड्राफ्टिंग इज़ वेरी ईजी. ठीक है, मैं ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट्स की बात कर रही हूँ. इट्स वेरी ईजी. आपको सिर्फ क्या करना है,
एक बार सारे ड्राफ्ट प्रैक्टिस करने, एक बार अपने वर्ड्स में, उसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप जिससे भी पढ़ रहे हो, आप जिसके भी नोट से पढ़ रहे हो या फिर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, तो आप उनके नोट्स पढ़ो, उनके मॉड्यूल पढ़ो, पूरे ड्राफ्ट्स पढ़ो, उसके बाद आप अपने वर्ड्स में उसको लिखो और कंपेयर करो, मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट, ओके। फिर एक और बार सारे ड्राफ्ट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। तो टेक्निकली आपको सिर्फ 2 ड्राफ्ट्स प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हर ड्राफ्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको साइड में लिख कर चलने हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आता है कंसिडरेशन, पोजेशन, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ पेमेंट, है ना। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन का जो सबसे लास्ट में क्लॉज आता है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए आपके जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर होते हैं। तो आपको साइड में एक एक कीवर्ड लिखना है। एक कीवर्ड हो गया डेट ऑफ पेमेंट, एक हो गया मोड ऑफ पेमेंट, एक हो गया कंसिडरेशन, एक हो गया आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज, एक हो गया डेट ऑफ डिलीवरी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको साइड साइड में लिखते जाने हैं, ओके। तो इधर आपका ड्राफ्ट बनता जा रहा है, इधर आप कीवर्ड्स लिखते जा रहे हो। एग्जाम आएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ोगे। क्लियर है? बोलो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टिप है, that is tip number 4, that is focus, okay। फोकस आपका गाइस एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं आप लोगों को हमेशा से बताना चाहती थी बट कभी मौका नहीं मिला। दिस इज़ नॉट अ प्रूवन फैक्ट, दिस इज़ माई एनालिसिस, बट there are a lot of questions or there are few questions that may get repeated in every attempt, okay। and why do ICSI repeat them? is ICSI out of questions कि ICSI के पास questions ख़त्म हो गए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट ICSI questions repeat कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि आप ये बार बार पढ़ो, क्योंकि वो चाहती है कि आप ये इसे इम्पॉर्टेंट मानो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आगे जाकर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे। सो स्कैनर ओपन करो और स्कैनर में जो क्वेश्चंस रेपिटेडली पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस करो, क्योंकि अगर वो पिछले अटेम्प्ट्स में आए हैं तो इस अटेम्प्ट में भी आने के चांसेस हैं। ये स्टडी करो कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ओके। उन पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं टिप नंबर 6, हाउ टू राइट आंसर्स। देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आई एम श्योर बड़े ढीठो तो तुम लोगों ने अभी तक पुराने पेपर तो खोल के नहीं देखे हैं, बट देखें तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चंस आते कैसे मैम? सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं केस लॉ के फॉर्म में, ओके। केस लॉ कैसा? पावर ऑफ अटर्नी का केस लॉ आ गया, ठीक है, कि अटर्नी इस फॉर्म में दी थी, रजिस्टर्ड नहीं थी, रजिस्ट्री नहीं करवाई, या अटर्नी बना दिया पर उसको ऑथराइज नहीं किया। तो इस तरह के आपको केस लॉ के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको आता है ड्राफ्ट के फॉर्म में, ओके। सीधे सीधे आ जाता है कि प्रिपेयर दिस ड्राफ्ट, ओके। वो ड्राफ्ट जो है वो सिर्फ डीड्स नहीं आती है, वो ड्राफ्ट आपको क्या आ सकता है? नोटिस, रेजोल्यूशन, मिनट्स भी आ सकते हैं। उसके बाद आता है आपको थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल सीधे होता है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सिंपल, ओके। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल क्वेश्चन है। या फिर आ गया राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विल, राइट। तो ऐसे सीधे सिंपल थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद आ सकते हैं कॉमेंट क्वेश्चंस, कि एक स्टेटमेंट दे देंगे, वो करेक्ट या इनकरेक्ट दोनों हो सकता है, और उस पर उन्होंने कमेंट क्वेश्चन डाल दिया, वो आ सकता है। या फिर एक क्वेश्चन आता है, कौन सा? एक क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन। इन सब में से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है डिफरेंस बिटवीन। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिखना ज़रूरी है और उसके बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। लीज एंड लाइसेंस में डिफरेंस आया, आपने बेसिस लिखे, लीज लिखा, लाइसेंस लिखा, बस आपको कुछ नहीं करना है। एंड डिफरेंस बिटवीन, मार्क माई वर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन is that type of question in which you can score full marks, okay। ठीक है। अभी पिछले कुछ अटेम्प्ट से ICSI ऐसा भी क्वेश्चन पूछने लग गई है कि उन्होंने एक फॉल्स ड्राफ्ट दे दिया है, उन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट दिया है जिसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, और फिर उन्होंने बोला है कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं वो आप बताओ, ओके। या उन्होंने एक पूरा केस दे दिया है और फिर उन्होंने पूछा है कि इससे रिलेटेड 5 से 6 ड्राफ्ट बनाओ। तो वो सारी चीज़ें आ सकती है मिलाकर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे और सब में आपको मार्क्स के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से आंसर लिखना है।
अगर नॉर्मल क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन है तो आपको 50% ऑफ द पेज तो भरना ही है। ओके अगर वो कॉमन क्वेश्चन है तो 50% ऑफ द पेज तो आपको भरना ही है। हर आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद उसका मैटर आता है और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक कंक्लूजन आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कॉमन क्वेश्चन आ गया दैट विल इज अ डॉक्यूमेंट that is once prepared, that if once prepared cannot be changed during the lifetime of the testator comment। अब हमें पता है कि विल तो भाई डेथ के पहले 25 बार, हज़ारों बार, मिलियन टाइम्स चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी में लिखेंगे व्हाट इज विल। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि विल चेंज हो सकती है नहीं हो सकती हमारे मैटर में पैराग्राफ चेंज करके, और फिर हम कंक्लूड करेंगे दस इट इज हियर बाय कंक्लूडेड दैट विल कैन बी चेंज्ड बाय द टेस्टेटर एनी टाइम बिफोर हिज डेथ। क्लियर है सबको अच्छे से, पक्का? चलो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टिप पर, दैट इज टिप नंबर 6, लीगल लैंग्वेज। ओके आपको गाइज कुछ थोड़े बहुत लीगल लैंग्वेज पे, लीगल लैंग्वेज के वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेट्स से देयर आर सर्टेन वर्ड्स जैसे शैल। ओके आप विल की जगह शैल यूज़ करो। ठीक है, दो सिचुएशन को लिखने की जगह आप अदरवाइज यूज़ करो, राइट? फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडरेशन एज अ बायर सेलर को दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, that the seller has received the consideration from the buyer of ₹5 lakh, the receipt of which is acknowledged by the seller। मतलब सेलर उसकी रिसीट एक्नॉलेज करता है। ठीक है, एक्नॉलेज करना मतलब क्या, वो अग्री कर रहा है कि हाँ भाई मेरे पास पैसे आ गए। सो दिस इज द टाइप ऑफ वर्ड्स, these are the type of words or this is the type of language that you're supposed to be well versed with। okay, so make sure कि आप ये लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट आप लोगों की जो टिप है वो है पढ़ना है। ओके, 1 डे बिफोर एग्जाम आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी मैम पूरी तो नहीं हो पाएगी, इसीलिए तो कीवर्ड्स लिखने को बोला मैंने, कीवर्ड्स मार्क करने को बोला। सारे ड्राफ्ट रिवाइज करने, मैम सारे ड्राफ्ट रिवाइज नहीं हो पाएंगे, इसीलिए तो मैंने बोला कि हर पॉइंट के साथ आपको कीवर्ड्स साइड बाय साइड लिखते जाने हैं। साथ में आपको क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। अगर आपको आपकी फैकल्टी ने क्वेश्चंस दिए हैं देन प्रैक्टिस देम, अगर नहीं है तो स्कैनर तो है ही। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेक क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके डन है। 8th टिप, द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो is how to stay motivated। guys बहुत सिंपल है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके फॉर जून, स्पेशली फॉर जून 20 स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नोबडी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ CS हैज़ गॉट दिस मच टाइम। उनको 1 महीना एक्स्ट्रा नहीं मिला है अभी से। दिसंबर अटेम्प्ट, पिछला जो दिसंबर था वो लास्ट मिनट एग्जाम्स पोस्टपोन हुई थी। इस बार आपको बहुत पहले पता चल चुका है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है। सो मेक श्योर यू मेक गुड यूज़ ऑफ इट। ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने खुद से ली है। ओके तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना आपका काम है। मैम अगर फेल हो गए तो क्या, फेल हो गए तो वो बाद में सोचेंगे, पेपर खराब गया तो बाद में सोचेंगे, पर पेपर के पहले मैं अच्छे से ये सोच कर जाऊंगी कि मुझे अच्छे से सब कुछ आता है, मैंने पूरी पढ़ाई की है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एंड आई एम गोइंग टू किक और नील दिस एग्जामिनेशन। दिस शुड बी योर मोटिवेशन, दिस शुड बी योर एनर्जी। अच्छी एनर्जी से पेपर देने जाना। ड्राफ्टिंग इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो आपका पूरा ग्रुप निकाल सकता है। ओके सो गाइज दीज वर द 8 टिप्स दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल। ये जो 8 टिप्स है ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ बोलने की बात है। मैंने ऑनेस्टली यही अडॉप्ट किया है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लाइव या पेन ड्राइव वाले, उन लोगों को सबको मैं यही टिप्स देती हूँ, राइट? सो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अदर देन दैट ऑल द बेस्ट, आई होप यूल डू वेल। ओके एंड लेट मी नो इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और आपको इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट क्वेश्चन में मुझे बोलो। ओके थैंक यू।